चलिए तो इसको देख ले। कर्षण नियंत्रण का मतलब आपको पता ही है, क्या मतलब है इसका, कि जो भी खेत पर बदलाव किया जा रहा है। अब खेत पर क्या क्या बदलाव करते हैं, कहां से शुरुआत होती है वो भी आप अच्छे से जानते हो। फसल उगानी है तो शुरुआत कहां से होगी, कहां से होगी, टिलेज से होगी, भू परिष्करण से होगी, क्योंकि वो नहीं करेंगे तब तक हम फसलें नहीं उगा सकते। तो सबसे पहला तो क्या आ गया बेटा, इसके अंदर हम फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्या ले सकते हैं, डीप समर प्लोइंग। क्या लिख सकते हैं बेटा, डीप समर प्लोइंग, ठीक है, या ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई। क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे खरपतवार के जो बीज है, या हम बात करें हमारे खरपतवार के जो भाग है, ठीक है, वो भाग कहां पर आ जाएंगे बेटा, ऊपरी सतह पर, कहां पर आ जाएंगे, और उसके बाद फिर वो नष्ट हो जाएंगे। क्या अपने आप नष्ट हो जाएंगे क्या, तो कैसे होंगे, बिल्कुल वही चीज जो है अपन को यहाँ ध्यान रखनी है कि खरपतवार के जो भाग हैं वो नष्ट कैसे होते हैं। तो हमें याद रखना है नष्ट होने का कारण क्या है, नमी की मात्रा में कमी होना, इसकी वजह से वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। तेज धूप की वजह से नष्ट नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो धीरे धीरे मॉइस्चर है वो उड़ता रहेगा, और उसकी वजह से एट लास्ट हमारे खरपतवार के जो बीज हैं या उसके वानस्पतिक भाग हैं वो क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दूसरी बात करें तो हम और क्या कर सकते हैं बेटा, कि हमारे जो बीज लगाने हैं उनके बीज लगाने की प्रक्रिया में बदलाव कर दे। अगर हम कहें कि हमारी जो फसल है उसको हम पहले 90 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा रहे थे, अब हमने क्या करा, उसको 60 सेंटीमीटर की दूरी पर लगा दिया, क्या वहां पर खरपतवार ज्यादा हो गई, क्या कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या बदला, ज्योमेट्री बदली, हमारी क्रॉप की डिस्टेंस बदल दी। दूसरा, हम कहें कि जब हम ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, छिड़काव करते हैं, उस टाइम पर खरपतवार ज्यादा उगेंगे कम उगेंगे, एक तो है सीधी बुआई ट्रैक्टर वाली और एक है छिड़काव विधि, दोनों में से ज्यादा खरपतवार कब उगेंगे, छिड़काव में। कब उगेंगे बेटा, छिड़काव में। तो हम क्या करते हैं बेटा, चेंज कर देते हैं, एक तो किसके अंदर, सीड रेट में, किसके अंदर करेंगे, सीड रेट में। तो हम कहेंगे बीज दर में परिवर्तन, उसके साथ साथ दूसरा परिवर्तन किसके अंदर कर सकते हैं बेटा, बुआई के अंदर परिवर्तन, किसके अंदर, बुआई के अंदर। तो हम कहेंगे बुआई विधि में परिवर्तन कर लो, और इसके अलावा बुआई समय में परिवर्तन कर लो। ये सारी की सारी चीजें किसका एग्जाम्पल होगी, कर्षण नियंत्रण का। ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। आपके आईडीएम आईपीएम सभी के अंदर यही था, सेम चीजें पढ़ रहे हैं, कोई अलग तो नहीं है, ठीक है। तो इनको याद रखना आई थिंक कि मुश्किल नहीं होगा। और इसके ऊपर से जो है कंफर्म क्वेश्चन बनेगा प्रैक्टिसेस पर, चाहे वो आपके एंटो में बने, चाहे पैथो बने, चाहे वीड के अंदर बने, कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। पिछली बार भी आया था, उससे पहले भी आया, इन प्रैक्टिसेस से हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, अगला और क्या कर सकते हैं बेटा, कवर क्रॉप्स, या हम करें किसका, आच्छादित फसलों का उपयोग। कौन सी फसलों का उपयोग, आच्छादित फसलों का उपयोग। क्या होती है आच्छादित फसलें, ओके, हम कह सकते हैं मृदा की सतह पर फैल कर बढ़ने वाली फसलें। कौन सी फसलें बेटा, फैल कर बढ़ने वाली फसलें, ठीक है। और ये ज्यादातर कौन से कुल के होती है, लेग्यूमिनेसी कुल की होती है। कौन सी कुल की, लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें होती है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको पता है, मूंग हो गया, उड़द हो गया, चवला हो गया, ठीक है, मूंगफली हो गई, एक को छोड़कर, ठीक है, अरहर, ठीक है, क्योंकि अरहर है उसका प्लांट जो है वो बड़ा होता है, ओके। चलिए दूसरा हम क्या कर सकते हैं बेटा, क्रॉप रोटेशन, मतलब क्या करेंगे, फसल चक्र अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे, फसल चक्र अपनाएंगे। मान लिया गेहूं सा जो है वो बार बार खेत में आ रहा है, इस बार मैंने गेहूं नहीं लगाया, कंट्रोल होगा नहीं होगा, हो जाएगा, 100% नहीं होगा पर कुछ हद तक तो कंट्रोल होगा। सत्यानाशी है तो सत्यानाशी की फसल नहीं देखता कौन सी फसल में उग रहा है,
ठीक है, ऐसा नहीं कि वो सरसों की खेत में उग रहा है तो उसको हम क्रॉप रोटेशन से कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको या तो छोटी अवस्था में उखाड़ कर फेंक दो या फिर उसकी बोविंग कर दी जाए, ठीक है, वो कर सकते हैं। वहां पर हमारा ये जो फसल चक्र है वो काम नहीं आएगा। ये केवल फसल चक्र कहां पर काम आएगा बेटा, जो भी हमारे फसल संबंधी खरपतवार है उनके नियंत्रण के लिए काम आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, चेंज इन इरिगेशन मेथड। इरिगेशन मेथड चेंज करने से वीड कंट्रोल कैसे होगा, बिल्कुल सिंचाई नालियों से आएगा तो उसमें खरपतवार भी आ जाएंगे, तो चेंज करके क्या करें फिर। आपने तो कह दिया कि सिंचाई नालियां उपयोग कर रहे थे सर तो उसकी वजह से खरपतवार ज्यादा आ रहे थे, तो एक काम करो सिंचाई नालियां बंद कर दो। मैंने बंद करा दी, अब कौन सा मेथड अपनाऊं ये बताओ। वेरी गुड, यही क्वेश्चन है और इसके लिए आंसर जो है वो माना भी गया है। जब हम बात करते हैं किसकी, ड्रिप की या फिर हम बात करें किसकी, बूंद बूंद सिंचाई विधि की, तो ये मैंने जब आपको इरिगेशन पढ़ाया था तब भी बात करी थी कि एक ऐसी विधि है जिससे क्या होता है, खरपतवार नियंत्रण होता है। क्या होता है बेटा इससे, अब ये मत पूछना सर कैसे होगा नियंत्रण, ठीक है, बहुत सिंपल सा इसके अंदर कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है कि मान लिया ये क्या है, हमारा खेत है, ठीक है, हमारे खेत में आपने क्या करा, यहां पर चैनल बना दी। आपने कहा कि सर इससे जो है यहां पर इस तरह से सिंचाई की जाएगी, मैंने भी मान लिया कि इस तरह से सिंचाई कर लो, बढ़िया है। अब जहां जहां पर पानी जाएगा वहां वहां पर खरपतवार उगेंगे, होगा नहीं हो, क्योंकि वाटर का अच्छा यूज कौन कर रहा है, खरपतवार। तो आपने क्या कहा कि सर ऐसे करने से तो नुकसान हो रहा है, एक काम करो। मैंने कहा बताओ क्या करना है। आपने कहा कि सर यहां से एक मेन लाइन जो है वो ड्रिप की लगा दो। अपना बाग है वो अमरूद का है, पूरे 1 हेक्टेयर को पानी पिला रहे हैं तो पानी भी वेस्ट, लाइट भी वेस्ट, बिल आएगा वो अलग और खरपतवार उग रहे हैं वो अलग। तो एक काम करो, ड्रिप लगा दो, जहां जहां पर पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, वहां वहां पर ड्रिप की लाइन जो है वो आप लगा दीजिए, ठीक है। अब पानी जो गिरेगा वो केवल यही गिरेगा, होगा या नहीं होगा बेटा, क्या बीच में यहां पर गिरेगा, क्या नहीं गिरेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा वीड जो है वो क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। कोई डाउट इसके अंदर, नेक्स्ट हम बात करें बेटा, एक क्या करना है, बैलेंस फर्टिलाइजेशन। मतलब हमें उर्वरक देना है लेकिन बैलेंस देना है। बैलेंस का मतलब क्या हो गया, उचित अनुपात में देना है, ठीक है, जितनी मात्रा वो हमको चाहिए उतनी ही देनी है, ठीक है। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं। हमें जो मेन याद रखना है बेटा वो क्या है, मल्चिंग, ठीक है। मल्चिंग का मतलब क्या है, पलवार। क्या होती है मल्चिंग, एक मिनट, क्या आवाज ही नहीं आ रही। ड्रिप इरिगेशन कैसे करेंगे, किसमें, फसलों की बात नहीं कर रहे। मैंने क्या कहा, अमरूद का बाग है, किसका है, देखो जब फसलें अगर बहुत पास में है, जैसे आप चाहो कि मैं कॉटन के अंदर ड्रिप यूज करूं तो कॉटन में भी कर सकते हो एटलीस्ट, लेकिन आपको गेहूं के अंदर ड्रिप करना चाहता हूं तो वहां नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जिस जगह पर अपन चेंज कर सकते हैं कम से कम वहां तो करें। हाँ फवारा विधि भी कर सकते हो, लेकिन उससे तो खरपतवारों के लिए और बढ़िया है, क्योंकि वो ऊपरी 1 सेंटीमीटर की परत गीली हो रही हो तो सबसे पहले ऊपरी परत को ही गीला करेगा, तो खरपतवार उससे उगेंगे। कंट्रोल करने वाली विधि केवल कौन सी है, बूंद बूंद विधि, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। चलिए पलवार क्या, पलवार क्या होता है, तुझसे पूछ रहा हूं क्या होता है, व्हाट इज मल्चिंग,
पलवार क्या होता है? पलवार काई होवे छे? कौन सी लैंग्वेज में समझेगा तू? ये बता क्या होता है बेटा मल्चिंग, बताओ। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। बस क्या करना है, मृदा की सतह को ढकना। क्या करना है? मृदा की सतह को ढकना। अब उसके लिए चाहे आप प्लास्टिक उपयोग करो, चाहे चारा उपयोग करो, चाहे पेपर उपयोग करो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। उसके लिए कोई बंदिश नहीं है। बस क्या करना है, मृदा की सतह को ढकना है। तो सिंपल पलवार का मतलब क्या होता है बेटा? मृदा सतह को ढकना। अब वो हमारा पदार्थ जो है वो कार्बनिक भी हो सकता है और अकार्बनिक भी हो सकता है, ठीक है। चलिए लिख लें एक बार इसको। चलो लिख लिया गया। चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा, सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा हुआ एक और क्वेश्चन वीड मैनेजमेंट से, इसी साल पूछा हुआ था। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्टेल सीड बेड। क्या बोलते हैं इसको? स्टेल सीड बेड, ठीक है। इसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? शस्य बीज शैया। क्या कहा जाता है इसको? शस्य बीज शैया कहा जाता है, ठीक है। बीज शैया या फिर सीड बेड क्या होता है, पहले ये बताओ। सीड बेड क्या होता है? अरे बेड तो पता है, किसका बेड? सीड का। किसका? सीड का। वह जगह जहां पर सीड को लगाया जाता है उसको क्या कहेंगे? सीड बेड कहेंगे। क्या? सीड बेड। और स्टेल का मतलब क्या होता है बेटा? खाली। क्या मतलब होता है? खाली। मतलब हमें सीड बेड क्या करना है? खाली रखना है। क्या करना है? खाली रखना है। कैसे करते हैं वो समझ लो। सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, हमारे खेत को डिवाइड कर लेते हैं। क्या करेंगे? खेत को डिवाइड कर लेंगे। हमने इस तरह से क्या किया कि हमारा जो खेत था उस खेत को हमने अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब ये जो पार्ट बच गया यहां पर तो क्या आ गया बेटा? हम कह सकते हैं हमारी अगर कुंड विधि है तो कुंड आ गया, जिसको हम क्या कहेंगे? फरो कहेंगे। क्या करेंगे बेटा? फरो। इसको रीजन फरो मेथड अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये आ गया। यहां पर हमें हमारी फसल लगानी है। क्या लगानी बेटा? फसल लगानी है। अब हमने यहां पर जो फसलें लगाई कौन सी, वो ध्यान से सुनना कि शस्य बीज शैया जो है इसका उपयोग कहां पर किया जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे किसके अंदर उपयोग किया जाता है बेटा? देरी से अंकुरित होने वाली फसलों में। किसके अंदर? ठीक है। दो नाम याद रखने हैं, एक कौन सा है और दूसरा कौन सा? आलू। गन्ना के अंदर अंकुरण होने में कितना समय लगता है? लगभग 45 से 60 दिन, ठीक है। और अगर आलू की बात करें तो आलू के अंदर कितना समय लगता है? लगभग 1 महीना अपन कह सकते हैं। कई जगह जो है, कई वैरायटीज के अंदर 25 से 30 दिन है, किसी के अंदर 30 से 35 भी है, तो अलग अलग रेंज है। तो लगभग अपन मान सकते हैं इसको ऑन एन एवरेज 1 माह मान सकते हैं कि 1 महीना लगभग जो है वो अंकुरण होने में लगता है, ठीक है। अब अपन लगाएंगे कैसे बेटा? हमने क्या किया कि आज जो है हमको फसल लगानी है तो हमने रिज और फरो बना दी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहां पर गन्ने के जो टुकड़े हैं वो हमने लगा दिए, ठीक है। गन्ने के टुकड़े वो हमने लगा दिए। अब अंकुरण कितने दिन बाद होगा? कम से कम 45 दिन, 1.5 महीना,
ठीक है। क्या इसको पानी की आवश्यकता नहीं होगी? क्या होगी, पानी देना पड़ेगा बेचारे को, ठीक है, नहीं तो अंदर सूख जाएगा। तो हमने इसको पानी भी दे दिया। अब ये तो उगेगा 45 दिन में, 60 दिन में, लेकिन क्या खरपतवार रुकेंगे? क्या नहीं रुकेंगे ना। खरपतवारों को तो जैसे आपने पानी दिया वो अगले 3-4 दिन के अंदर तो अंकुरित हो गए, और 5-7 दिन बाद आप देखने गए तो आपको वहां पर खरपतवार ही खरपतवार दिखेंगे। और अगर आपने 1.5 महीने तक जिसको ऐसे ही छोड़ दिया तो आपके जो गलने के लिए आपने जो फर्टिलाइजर डाला है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो सारा कौन उपयोग कर लेगा? वीट। होगा या नहीं होगा? होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा कि एक बार हम क्या करेंगे, गलना जैसे ही लगा दिया उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं। पानी दिया, 5 दिन निकले, 7 दिन निकले, उसके बाद हम चेक करते हैं कि खरपतवार कितने होंगे, ठीक है। 10 दिन का वेट करते हैं कि खरपतवार जो है वो लगभग 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के आसपास के हो जाए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी हमारी जो बोविंग मशीन है या फिर खुदाली है, उससे क्या करते हैं, पूरी की पूरी जो जगह है इसको हम यहाँ से खुरच लेंगे। तो वो सारे खरपतवार हट गए, नहीं हट गए? हट गए, ठीक है। अब ये 2 तरीकों से किया जाता है, ठीक है। एक तो है इसके अंदर हमारे पास तरीका कि हम कब करते हैं बेटा, स्टेल सीड बेड जो है ये कब किया जाता है, इसको सुन लो। ये कब किया जाएगा? फसल, या हम कहें फसल का जो बीज है उस बीज को लगाने से पहले, या लगाने से ज्यादा अच्छा अपन लिखे बुआई से पहले, ठीक है। ओके, ये हमारा पहला पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट यहां से आता है। ये काम अपन को करना है। अब कैसे कर सकते हैं, या तो हमने बुआई करी उसके बाद करो, या फिर बुआई करने से पहले कर लो, दोनों समय कर सकते हैं। तो अगर हमने ये काम जो है बुआई करने से पहले किया तो उसको हम क्या कहेंगे, शस्य बीज शैया या स्टेल सीड बेड का नाम देंगे। क्या कहेंगे उसको? स्टेल सीड बेड, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सर इसको अगर बुआई के बाद में करेंगे तब क्या कहेंगे इसको, ठीक है। तो वहां पर जब हम क्या करें, हमारी फसल हमने लगाई, ठीक है, तो हम कहेंगे फसल बुआई के बाद खरपतवार हटाना। किसके अंदर बेटा? एक तो है गन्ना और एक इसके अंदर आलू के अंदर, जिसके अंदर देरी से अंकुरण होता है। अगर बुआई के बाद करोगे तब क्या कहा जाएगा उसको? याद आया क्या? कुछ पेपर देखा तुमने सुपरवाइजर का? क्या कहेंगे उसको? क्या कहा जाएगा? अंधी गुड़ाई, या फिर इंग्लिश में बात करें तो क्या कहेंगे? ब्लाइंड होइंग कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? ब्लाइंड होइंग कहा जाएगा। समझ में आ गई बात? अपना काम क्या है? खरपतवार हटाना। अगर आपने देरी से अंकुरित होने वाली फसलों में अगर बुआई से पहले ही खरपतवार हटाना चालू कर दिया 1-2 बार और फिर बुआई करी तो उसको क्या कहा जाएगा? स्टेल सीड बेड, ठीक है। और अगर आपने गलती से बुआई कर दी और फिर आपने सोचा यार अब खरपतवार हटाने पड़ेंगे, तो बुआई के बाद अगर करोगे तो फसल 45 से 60 दिन के बाद निकलेगी। तब तक ऊपर कोई फसल है ही नहीं। आपको कहीं भी सोचने की जरूरत है क्या कि कहां पर हमें निराई गुड़ाई करनी है, कहां पे नहीं करनी है? नहीं है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? अंधी गुड़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? अंधी गुड़ाई। समझ में आ गई बात? ये दोनों कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। इस बार का जो क्वेश्चन पूछा गया था इतना ऐसा था, अंधी गुड़ाई कौन सी फसल से संबंधित है, ठीक है। आंसर क्या गया था? आलू, ठीक है। अंधी गुड़ाई तो अंकुरण से पहले होगी बेटा। अंकुरण का मतलब तो हो गया जमीन से बाहर आ गया। अब जमीन से बाहर आ गया तो अपन ने निराई गुड़ाई करेंगे, फसल को नुकसान हो जाएगा, तो अंकुरण से पहले ही करा जाएगा, ठीक है। दोनों के अंदर डिफरेंस इतना सा है कि एक तो फसल की बुआई के बाद की जा रही है और एक बुआई से पहले की जा रही है। अगर बुआई से पहले कर लोगे तो वहां पर हमारे अभी क्या बना हुआ है? सीड बेड बना हुआ है। तो क्या कहा? शस्य बीज शैया। और अगर आपने फसल लगा दी, अंकुरित नहीं हुई, अभी सिर्फ लगाया आपने, उसके बाद करोगे तो फसल लगने के बाद क्या करते हैं? निराई गुड़ाई। क्या करते हैं?
इसीलिए उसको क्या कहेंगे, अंधी गुड़ाई कह दें। बस ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए एक बार लिख लो इसको। ठीक है, समझ में तो आ गया अच्छे से। हम स्टेल सीट बेल्ट कब कहेंगे और अंधी गुड़ाई कब कहेंगे, यही चीज समझनी है और कुछ नहीं। हाँ, ये कर्षण क्रिया तो है बेटा। नहीं नहीं, देखो खरपतवार हटाना वो या तो हम हाथ से करेंगे या किसी यंत्र से करेंगे, वही है। लेकिन उसको हम कर कब रहे हैं वो डिपेंड करता है। अगर खेत के साइड में, फसल के बीच में नहीं है, कहीं रास्ते पर है, जैसे आप कोचिंग आ रहे हैं, रास्ते में कहीं पे खरपतवार दिख गया आपको, आपने क्या करा, उखाड़ कर फेंक दिया, तो क्या आप उसको कर्षण क्रिया कह सकते हो? नहीं, क्योंकि वो खेत नहीं है, खेत में बदलाव नहीं है। लेकिन आप अपने घर से आते हो, बीच में खेत आता है आपका, वहां पर आपको खरपतवार दिखे, आपने कहा नहीं ये खरपतवार हटाने पड़ेंगे, आपने निराई गुड़ाई करी खेत में, तो वो कर्षण क्रिया के अंदर आ जाएगा, क्योंकि आपने परिवर्तन किसमें करा, खेत में। बिल्कुल है, यांत्रिक है, लेकिन वो यांत्रिक किया किसके लिए जा रहा है, कर्षण क्रियाओं के लिए, खेती के लिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, कर्षण क्रिया का नाम देंगे। समझ में आ गई बात? ऐसे तो निराई गुड़ाई अपन करना चाहे तो निराई गुड़ाई को किसके अंदर रखना चाहिए, बताना जरा, सोच के देखो। दो आंसर आते हैं, एक आता है कि सर यांत्रिक रखना चाहिए क्योंकि हम खुदाली यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा एक जो है वोट ये जाता है कि सर निराई गुड़ाई तो फसल के बीच में की जाती है, तो खेत में कर रहे हैं फसल के बीच में, तो किसमें आना चाहिए, कर्षण नियंत्रण के अंदर आना चाहिए। दोनों बातें क्लियर है? तो ये हमारी जो है वो डिपेंड करती है कि हम उस चीज को परफॉर्म कहां पर कर रहे हैं, ठीक है। आप यहां पर निराई गुड़ाई कर रहे हो खेत में, तो ये कर्षण में आ जाएगी, और अगर आप बाहर किसी अकृषि क्षेत्र में कर रहे हो तो फिर वो यांत्रिक में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे तो जब हम इंप्लीमेंट की बात करते हैं या डीप समर प्लोइंग की, तो ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई, आप तो ट्रैक्टर यूज कर रहे हो, एमपी प्लो यूज कर रहे हो, तो फिर यांत्रिक में क्यों नहीं रखा आपने? यांत्रिक में रखना चाहिए ना, इतना बड़ा यंत्र यूज कर रहे हो, ट्रैक्टर एमपी प्लो लाख रुपए का यूज कर रहे हो, तो फिर यांत्रिक में क्यों नहीं रखा उसको? क्योंकि वो खेती के लिए उपयोग किया जा रहा है, कर्षण क्रिया के लिए उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए हमने उसको कर्षण क्रिया में लिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करें बेटा, अगला कौन सा कंट्रोल है? अब थोड़ी देर के लिए चुप हो दो, ये ऐसा टॉपिक है जिसको नहीं समझा तो फिर बेटा पार हो जाएगा तुम्हारा, इसलिए इसको समझ लो पहले अच्छे से, ठीक है। पहला तो कि सारे के सारे कंट्रोल मेजर्स हम पढ़ चुके, सबसे जो लास्ट और सबसे जो हार्ड टॉपिक है वो यही है, और ये भी सबसे सिंपल है, हार्ड भी नहीं कह सकते इसको आप, बस ये है कि हमको ये नहीं पता कि याद कैसे करना है, ठीक है। पहले तो पता होना चाहिए कि जब आप वीड्स का कंट्रोल कर रहे हैं, खरपतवार का कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे? आप खरपतवार नाशी का उपयोग करेंगे या शाक नाशी का उपयोग करेंगे? दोनों का, ठीक है। अब वहां पर खरपतवार भी हटाने हैं तो खरपतवार नाशी यूज कर लिया, अब शाक नाशी किसके लिए करोगे? एक ही चीज है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट यही है कि हमारे पास दो नाम है, एक तो है वीडीसाइड और एक क्या है, हर्बिसाइड। वीडीसाइड का मतलब क्या है बेटा? खरपतवार नाशी। क्या मतलब है इसका? खरपतवार नाशी, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है? हर्बिसाइड। हर्बिसाइड का मतलब क्या है? शाकनाशी, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, अलग अलग क्या है या एक ही है, उसको समझ ले पहले। सबसे पहले हुआ क्या कि जब हमारी फसलें शुरुआत में उगाई जाती थी तब तक हमें वीड से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हम उन वीड्स का उपयोग करना जानते थे। खेत में गेहूं उगा है, उसके बीच में अगर चारा उग गया, उसको काटा, पशुओं को खिला दिया, क्या दिक्कत आई? कुछ नहीं।
ठीक है, बथुआ लग गया, तोड़ लिया, सब्जी बना ली। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या था, एक तरह से बहुत अच्छी चीज थी। वीड्स का उगना भी हमारे लिए क्या था, अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे जो है समय बीतता गया, उसके साथ साथ ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होते गए। कैसे कि अब किसी के घर में जो है गाय भैंस इतनी है नहीं, अब मार्केट में सारा जो है सामान वहां जाता है, तो इस वजह से जो है वहां पर हम इसका उपयोग जो है वो नहीं कर पा रहे। तो यहां पर अब क्या सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई कि आपको उन्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो करना पड़ेगा, यही बात हो गई। तो सबसे पहले जो केमिकल हम लेकर आए मार्केट में, हमने इंट्रोड्यूस करा, उस केमिकल को हमने नाम क्या दिया बेटा, वीडीसाइड। क्या नाम दिया उसको, वीडीसाइड। क्यों, क्योंकि हमने किसके लिए लाए थे, वीड्स को कंट्रोल कर। और डेफिनेशन हमने क्या दे दी, केमिकल्स विच कैन कंट्रोल वीड्स, मतलब हम क्या कहेंगे, ऐसे रसायन जो क्या करते हैं बेटा, खरपतवारों का नाश करते हैं। किसका नाश करते हैं, खरपतवारों का नाश करते हैं। अब बात भी बिल्कुल सही थी कि खरपतवार हटाने भैया, तो खरपतवारों का नाश कर रहे हैं, लेकिन जब इनका उपयोग किया गया थोड़े लंबे टाइम तक, तो फिर हमारे जो मानव प्रवृत्ति है कि लालच धीरे धीरे बढ़ता है, तो वही चीज हुई। आज 2,4-D का यूज करा हमने, मान लो आधा किलो पर हेक्टेयर, हमने देखा यार कंट्रोल बड़ा अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी कुछ पत्ते कहीं रह गए, तो वो अगली बार वो पत्ते खटकते, अरे यार पिछली बार पत्ते रह गए थे, इस बार 100 ग्राम एक्स्ट्रा डाल दे, तो 500 की जगह 600 ग्राम हो जाता है। फिर अगले साल वापस हुई, यार फिर भी पत्ते रह गए कुछ, इस बार एक काम कर 700 ग्राम डाल दे। ऐसे करते करते उन्होंने क्या करा, उसकी डोज जो है वो 1 किलो तक पहुंचा दी। अब सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर आपने डोज जो है 2,4-D की सही से नहीं ली, तो वो वीट को भी बर्बाद कर सकता है। अपन कहते हैं ना कि वो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों का नियंत्रण करता है, उसके आगे एक शर्त लिखी हुई है, वो कोई नहीं बताता। शर्त क्या है, एट रिकमेंडेड डोज, जितना चाहिए उतना उपयोग करोगे तो फिर वो गेहूं को कुछ नहीं करेगा, चौड़ी पत्ते वाले खरपतवार है उनको नियंत्रित कर लेगा। लेकिन अगर ओवरडोज कर दिया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वहां कुछ नहीं बचने वाला फिर। तो यही चीज हुई। तो हमको वहां से ये चीज पता लगी कि यार एक खरपतवार तो नियंत्रित हो गए, लेकिन उसके साथ साथ फसलें भी नियंत्रित हो रही है, होने लग गई। तो अब क्या कहा हमने कि यार खरपतवार है, खरपतवार भी पौधा है और फसल है वो भी पौधा है। पौधे को हम क्या कह सकते हैं, शाक कह सकते हैं, कहते हैं ना शाक सब्जी, ठीक है। तो पौधा क्या है, शाक है, हर्ब है, इसीलिए हमने क्या बनाया, नया नाम इसका शाकनाशी। क्या बनाया, क्योंकि हमें ये पता पड़ गया कि ये जो हमारे वीडीसाइड है ये अकेला खरपतवार को नहीं हटा रहा है, ये हमारी फसल को भी कंट्रोल कर सकता है। तो हमने क्या कहा कि ये शाकनाशी वर्ड बनाया, ठीक है। पहली इंपॉर्टेंट चीज याद क्या रखनी बेटा, हर्बिसाइड जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है, ठीक है। उसके अंदर 2 वर्ड्स बने हुए हैं। पहला जो शब्द है वो क्या है, हर्ब, और दूसरा जो है वो क्या है, साइड। हर्ब का मतलब क्या होता है बेटा, प्लांट, और साइड का मतलब क्या होता है, टू किल, ठीक है। मतलब ऐसे केमिकल जो किसके लिए बनाए गए हैं, टू किल द प्लांट, ठीक है, जो प्लांट्स को किल करने के लिए बनाए गए हैं। अब बताओ दोनों अलग अलग चीजें हैं क्या, एक ही है, ठीक है। बस ये था कि ये पुराना नाम है, ये नया नाम है। तुम्हारा नाम घर पे चग्गू मंगू छोटू मोटू जो भी है, ठीक है। अब स्कूल में तो वो रख नहीं सकते, तो कहा कि स्कूल में जो है इसका नाम बहुत अच्छा रख दिया जाए, तो रख दिया सत्यनारायण जी। तो अब नाम बड़ा अच्छा लिखा, लगा या नहीं लगा, तो वही चीज हुई। ये बचपन का नाम था और ये स्कूल का नाम है, कौन सा, शाकनाशी या हर्बिसाइड। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन में इतना सा आएगा, वो केमिकल जो क्या कर सकता है, किसी भी पौधे को नष्ट कर सकता है, शाकनाशी कहलाएगा, ठीक है। कोई नहीं पूछने वाला इसको, जो पूछने वाली चीज है वो ध्यान दे लो। हाँ बेटा क्या हो गया, कोई डाउट है क्या, नहीं है क्या, चल ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, अगर हम बात करें फर्स्ट हर्बिसाइड की, कि पूरे विश्व के अंदर पहला हर्बिसाइड कौन सा बना,
2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फुल फॉर्म अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलो, अब पहला हर्बिसाइड तो बना लिया, लेकिन बड़ी अचंभित करने वाली बात यह थी कि जब इसको बनाया तो उस टाइम पर पता ही नहीं था कि ये हर्बिसाइड है, ठीक है। इसको किस रूप में बनाया गया बेटा, किसने डिस्कवर करा था? एक तो नाम था कौन सा, हिचकॉक। क्या नाम था? हिचकॉक। और एक जो था उसका नाम क्या था? जिमरमैन। क्या नाम था? ओके, हिचकॉक और जिमरमैन ने 1940 के अंदर इसकी खोज करी, लेकिन किस रूप में करी? तो हम कहेंगे पादप वृद्धि हार्मोन के रूप में करी। किस रूप में करी बेटा? पादप वृद्धि हार्मोन के रूप में करी थी, मतलब प्लांट हार्मोन के रूप में, ठीक है। प्लांट हार्मोन के रूप में इसकी खोज जो है वो की गई थी। फिर उसके 5 साल बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था बेटा? माइकेली। क्या नाम था? उसके साथ आया मार्च। कौन आया? मार्च, ठीक है। तो अब गए 2 साइंटिस्ट आए, एक का नाम था मार्च और एक का नाम क्या था? माइकेली, ठीक है। इन्होंने 1945 में 1945 में इन्होंने इस पर रिसर्च करी और इन्होंने ये पता लगाया कि इसको जब आप बहुत छोटी क्वांटिटी में यूज करते हो ना, तब तो ये प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाता है, लेकिन आपने इसको अगर ज्यादा क्वांटिटी में यूज कर दिया तो इसकी वजह से पूरा पौधा है वो जल जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या पता पड़ा बेटा? मार्च और माइकेली ने हमें क्या बताया? इसकी शाकनाशी प्रकृति के बारे में बताया। किसके बारे में? शाकनाशी प्रकृति किसने बनाई? मार्च और माइकेली ने। और खोज किसने करी थी? हिचकॉक और जिमरमैन ने। अब बात करें, 2-2 दे रखे, कोई एक का नाम प्रेफरेंस में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेफरेंस देना है बेटा, याद रखना है, एक तो देना है जिमरमैन, ठीक है, और एक किसको देना है? माइकेली, ठीक है। अगर ये अलग अलग की जगह दे दे अपन को ऑप्शन में, उस टाइम ध्यान रखना है। बाकी हिचकॉक और जिमरमैन और मार्च और माइकेली, इन्होंने जो है इस चीज का पता लगाया था। फिर हमने एक चीज इनसे पूछ भी ली, हमने कहा कि आपने कहा है कि अगर कम मात्रा में उपयोग करते हैं तो हार्मोन है, ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं तो शाकनाशी है, तो वो कौन सी मात्रा है जिसके ऊपर शाकनाशी और नीचे हार्मोन है, वो तो बताओ, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने कहा कि इसकी जो मात्रा हमें उपयोग करनी है वो कौन सी बेटा? 200 ppm। अगर इससे कम मात्रा में उपयोग करोगे तो हार्मोन का काम करेगा, इससे ज्यादा कर लोगे तो हर्बिसाइड का काम करेगा। इसीलिए मैंगो माल फॉर्मेशन नाम सुना है क्या? वेरी गुड। उसके अंदर किसका छिड़काव करते हैं? 2,4-D का, NAA का छिड़काव करते हैं, नेप्थलीन एसिटिक एसिड। दूसरा नाम है प्लेनोफिक्स, ठीक है। कितना करते हैं? यही करते हैं, 20 ppm करते ही क्या? 200 ppm, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर कर दिया तो वो शाकनाशी, और कब करा तो हार्मोन। समझ में आ गई बात? कोई डाउट रहा इसके अंदर? आप अरे बोल दिया करो कुछ। यस सर, कोई डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं है फिर कह रहा हूं लो सर, मतलब डाउट है। कोई कहता तुम पागल नहीं हो ना, कहता नहीं हूं, मतलब है। बहुत सारी आदतें होती है, कोई कहता बिना फालतू में परेशान मत कर। बिना फालतू का मतलब क्या हो गया? मतलब कोई बात है तो परेशान तो हो गए। यूं बोलना चाहिए फालतू में परेशान मत कर। बहुत सारी चीजें हैं। अपन चक्की पे जाते हैं तो आटा पिसवाने जाते हैं, गेहूं लेके आते हैं। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करें। ओके।